हाँ जी, प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रहा होगा। हाँ या ना। तो ऑलरेडी हम आईटीसी चैप्टर के 5 क्लास खत्म कर चुके हैं। अब जो आज जो क्लास करने जा रहे हैं, ऑल्दो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द इंटर लेवल, बट फाइनल लेवल के लिए ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है जो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, जैसे एज यूजुअल हम पहले रिवाइज करते हैं जो ऑलरेडी हम 5 क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद आ जाए। एंड आपका अगर आप रिवीजन नहीं किए हो तो मैं आपको अभी रिवाइज करा दे रहा हूँ, बट ये सजेशन रहेगा आप घर में एक बार रिवाइज करके आइए। रिवाइज करने में क्या फायदा होता है, एक तो आपको याद रहता है, एंड जो आज की क्लास में पढ़ाऊंगा एंड पिछले क्लास की मैं रेफरेंस दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सर हाँ ठीक बोल रहे हैं, भैया ठीक बोल रहे हैं कि हाँ ये क्लास में ये बताए थे। तो आपको लिंकेज जो है ना, मतलब जो सेक्शन को लिंक करना आपस में, तो आपको बेहतर आ पाएगी। जैसे मैं अभी सेक्शन को बहुत लिंकेज कर रहा हूँ, सेक्शन 16 अभी जो बेसिक वाला चैप्टर, वो प्रोविजन बहुत सारा प्रोविजन लिंक कर रहा हूँ ना। तो आप जितना रिवाइज करोगे उतना आपको आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड एग्जाम टाइम में आपको कम रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अभी क्लास के दौरान ही आपको रिवाइज हो जा रहा है। तो वो काम तो मैं कर दे रहा हूँ हर क्लास में ऑलरेडी। जैसे लास्ट क्लास में ऑलरेडी पिछले की 4 क्लास में इतना पढ़े थे, 5वीं नंबर क्लास में हम रिवाइज कर दिए। अभी छठा क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो प्लान जो लास्ट 5 क्लास में जितना भी हम पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कराएंगे। फिर छठा क्लास शुरू करेंगे, फिर 7वीं क्लास 8वीं क्लास, ऐसा चलता जाएगा। बट मेरा सजेशन ये रहेगा आप एक बार रिवाइज करिए, घर पे रिवाइज करोगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। हम शुरू किए थे सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोल रहे हैं। अगर आपको जीएसटी और फटाफट रिवाइज करेंगे, समय नहीं लेंगे, 10 मिनट में आपको रिवाइज करा दूंगा। अगर आपको जीएसटी में रजिस्टर मतलब आईटीसी लेना है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोल रहे हैं। पहले तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद जो भी सामान के एग्रेस्ट में आप आईटीसी लेना चाहते हो, दैट गुड्स या फिर सर्विसेज शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ द बिजनेस। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बात कर रहे हैं, अगर आपको आईटीसी लेना है तो 6 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना। पहले तो हम बोल दिए प्री कंडीशन, मतलब आईटीसी चैप्टर में एंटर होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। ये तो क्या प्री कंडीशन। मेन कंडीशन क्या क्या है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में बात किया गया है। पहले आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपके सप्लायर जीएसटी 1 भरा होना चाहिए। सेक्शन ये हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज, ये हो गया इनवॉइस, यू शुड हैव द इनवॉइस। क्लॉज डबल ए क्या हो गया, क्लॉज डबल ए हो गया। अब आपके सप्लायर ने जीएसटी रिटर्न भरना चाहिए, आउटवर्ड स्टेटमेंट, दैट मींस जीएसटी 1। एंड यू शुड बी में क्या हो गया, यू शुड हैव बीन रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज आर बोथ। उसका अगला पॉइंट क्या हो गया कि आपकी टू बी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, जो क्लॉज बी ए में बात किया जा रहा है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में ये बोल रहा था कि आप जिसको जीएसटी अमाउंट जमा करके आए, जिसको आप जीएसटी अमाउंट जमा करके आए, उसको ये इंश्योर करिए वो बंदा जीएसटी अमाउंट जमा कर रहा है, मतलब योर सप्लायर शुड डिपॉजिट द टैक्स अमाउंट टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा आपको आईटीसी देने के लिए। तो पॉइंट एकदम लॉजिकल है। फिर क्लॉज डी क्या पढ़े थे कि अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर आपको आईटीसी लेना है, देन ये क्या करना होगा, आपको जीएसटी 3B भरना होगा। अगर आप जीएसटी 3B नहीं भरोगे तो आपको जीएसटी मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि डेफिनेशन, आइदर डेफिनेशन क्लेम करो या फिर आईटीसी क्लेम करो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, वो टाइम लिमिट बोल रहा है फॉर द अवेलमेंट ऑफ द आईटीसी। आईटीसी अवेल करने के लिए तो टाइम लिमिट क्या है, 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 30 दिसंबर से पहले पहले हमको भरना होता है। वो दोनों डेट में जो भी अर्लियर होगा वो रहेगा हमारा ड्यू डेट ऑफ द availing द आईटीसी इन द प्रीवियस फाइनेंशियल। जितना प्रीवियस फाइनेंशियल में इतना भी आईटीसी आप मतलब टैक्स पे करके आए होंगे, अगर वो एलिजिबल हो, वो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आता है, जो हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, और वहां पे फॉलो नहीं कर रहा है एंड बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो एंड टैक्सेबल सप्लाई करने में काम में ले रहे हो, देन आपको आईटीसी ले सकते हो टाइम लिमिट से अंदर अंदर। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 16 पूरा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, वो पहला प्रोविजन, वो प्रोविजन अभी काम का नहीं है, उसको स्किप कर देते हैं।
सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, अगर आपकी इनकेस आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया एंड आप चाहते हो कि कैंसिल हो गया एंड बाद में उसको रिवोक हो गया, कैंसिलेशन ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन, मतलब पहले कैंसिल हो गया तो उसके बाद रिवोक हो गया, पहले जब जब कैंसिल हो जाएगा आप ऑन रजिस्टर्ड पर्सन बन जाओगे फॉर दैट टाइम बिंग, जब कैंसिलेशन रिवोक हो जाएगा देन आप एक फ्रेश आप रजिस्ट्रेशन आप मतलब रजिस्टर्ड बन जाओगे ऑटोमेटिक, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आरसीसी का यही बोलना है, जो रिसिपिएंट का यही बोलना है कि हमारा तो आईटीसी लेने का जो टाइम लिमिट है वो तो लास्ट कर चुका है, क्योंकि उस टाइम हमको रिटर्न भरना था तो रिटर्न भरना हमको नहीं दिया गया क्योंकि हमका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, इसीलिए हम रिटर्न नहीं भर पाए। अगर हमको मौका नहीं दोगे तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपको 1 महीने की मतलब 30 डेज की मोहलत देंगे, अगर आपको आईटीसी लेना है तो उसके डे उसी टाइम के अंदर अंदर आपको आईटीसी ले लेना चाहिए, अगर आप नहीं ले पाओगे आपको आईटीसी पूरे मतलब हमेशा के लिए टाइम टाइम बार्ड हो जाएगा, मतलब आईटीसी नहीं ले सकते हो। तो टाइम लिमिट क्या है, जो ऊपर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में जो टाइम लिमिट बात की है वो टाइम लिमिट दैट मीन 30th नवंबर और द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, इसमें जो डेट निकल कर आएगी, मान लीजिए ये डेट निकल कर आया एंड 30th डे फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिवोकेशन ऑफ योर कैंसिलेशन, इसमें जो ये जो डे और जो उसमें जो ऊपर वाला में जो अर्लियर आया था उसमें जो व्हिचएवर इज लेटर, पहला वाला में अर्लियर उसमें जो एक डेट निकल कर आएगी इसमें 30th डे फ्रॉम द डेट ऑफ द रिवोकेशन ऑफ योर कैंसिलेशन, उसमें जो डेट दो डेट बन जाएगा उसमें व्हिचएवर इज लेटर, पहले बार सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में व्हिचएवर इज अर्लियर बात किया जा रहा था, सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 में जो कैंसिलेशन द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन वाला में व्हिचएवर इज लेटर के बारे में बात किया जा रहा है। ये पढ़ लिया। फिर हम पढ़े अपॉर्चुनिमेंट ऑफ द क्रेडिट। अपॉर्चुनिमेंट क्या है, जैसे हम तो समझ लिए कि आईटीसी इस केस में हमको मिलेगा, तो मिलेगा मान लीजिए प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करें, कोई सामान में परचेस करके लेकर आया, कुछ पर्सनल यूज, पार्टली बिजनेस पर्पस, या फिर पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई, या फिर पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसका आईटीसी कैसे मिलेगा। जैसे सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 बात कर रहा है पार्टली बिजनेस पर्पस, पार्टली पर्सनल पर्पस, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि मतलब पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, पार्टली फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाई, उसके ट्रीटमेंट क्या होगा। एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 बात कर रहा है कि क्या बात कर रहा है, जो एग्जाम्प्ट सप्लाई, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में एग्जाम्प्ट सप्लाई की बात हो रही है, तो एग्जाम्प्ट सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगा उसका डेफिनेशन सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में दिया गया है। सर आप बोलोगे कि एग्जाम्प्ट सप्लाई का तो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 47 में बात किया गया है, हम मानते हैं, बट आईटीसी चैप्टर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई कैलकुलेट करते समय क्या क्या एग्जाम्प्ट सप्लाई में एडिशनल इंक्लूड होगा, ताकि आपको लॉजिक बताया था न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर जितना बढ़ेगा गवर्नमेंट को उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट उतना आईटीसी कैंसिल कर सकता है, आईटीसी नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जाम्प्ट सप्लाई को बढ़ाने के लिए वो जानबूझ के जो एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं है उसको जानबूझ के फोर्सफुली एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी ओनली ऐड किया, ताकि एग्जाम्प्ट सप्लाई जो न्यूमरेटर में आएगा D2 न्यूमरेटर जो सेक्शन रूल 42 रूल 43 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी। ऑल्दो ये आपके एग्जाम के लिए कभी पूछा नहीं गया एंड आपका एग्जाम के लिए इतना भी रिलेवेंट नहीं है, पर फाइनल लेवल के लिए जो बच्चे फाइनल लेवल के बच्चे के लिए ये वीडियो शूट कर लूंगा, मतलब रिकॉर्ड कर लूंगा एंड वीडियो में यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है, वो बैंकिंग कंपनी के बारे में बात कर रहा है। बैंकिंग कंपनी को बैंकों को एक ऑप्शन दिया गया है, जितना भी आपके एलिजिबल आईटीसी है उसका 50% आप क्लेम करो, 50% आप डिनाई कर दो, मतलब आप यू विल बिकम द इनएलिजिबल। अगर ये वाला कंडीशन ऑप्शन आपको अवेल करना चाहते हो देन अवेल कर सकते हो। एक बार अवेल कर लिए तो ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर यू शुड फॉलो दैट ऑप्शन। तो एक बार अवेल कर लिए तो आपको मतलब उसमें मतलब उतरने के लिए आपको मौका नहीं दिया जाएगा। एक बार अवेल कर लिए तो आपको पूरी साल ये वो ऑप्शन को फॉलो करना रहेगा। अगर आप चाहते हो कि सेक्शन 16 को हिसाब से आप मतलब जितना एलिजिबल आईटी उतना ही लेना और जितना इनएलिजिबल है तो उतना मतलब नहीं लेना, तो वो भी फॉलो कर सकते हो। ये है एक एडिशनल ऑप्शन। अगर आप चाहते हो, अगर आप ये आपके लिए बेनिफिशियल है एंड आप चाहते हो कि इतना रिकॉर्ड्स में मेंटेन ना करो, तो ये वाला प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। ये इतना पढ़ लिया। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे,
लास्ट क्लास में हम बात किए थे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो बात करता है ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट बोलता है कि ये एक्सीडेंट प्रोन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया था, मम्मी हर घर दिखा, हर मैंने घुमा घुमा के हर रिश्तेदार जो आते हैं उनको दिखाते हैं कि ये मेरा बड़ा बेटा का कमरा है, ये मेरा छोटा बेटा का कमरा है, और पूजा के घर को अलाउ नहीं करता है। जिस घर में पूजा होता है, हमारा पूजा घर, उसमें अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं अलाउ करता है? क्योंकि आप नहाओगे नहीं, कि मतलब कैसे क्या खाओ क्या पियो आके, मतलब पूजा पूजा के घर में, पूजा घर जो हमारा होता है उसमें घुस जाओगे तो अपवित्र हो जाएगा, मतलब जो होली घर है वो मतलब आफेक्ट पहुंचेगी। तो मम्मी क्या करता है, तो मम्मी वो घर में अलाउ करने के लिए एंटर नहीं करता है। गवर्नमेंट वैसे सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करता है कि कहता है कि यहाँ पे ज्यादा घोटाला होने की, ज्यादा घपला होने के चांसेस है, मतलब मिस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी होगा, मिस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोला, इसको पहले ही से हम उसको कैंसिल कर देते हैं, पहले से ही बता देते हैं इसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसको होते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट। क्या क्या बात किए थे? बात किए थे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए जो बात करता है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर उसका सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 है। अगर मोर देन 13 है, मतलब 13 से ज्यादा है, देन आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर 13 या फिर 13 से कम है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, देन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसका कुछ एक्सेप्शन पड़े थे, सिर्फ उसका नहीं, ये आईटीसी का मोटा मोटा ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर वो चीजें, कोई भी चीजें आप ब्लॉक क्रेडिट में है, वो फर्दर सप्लाई करने के लिए आप ले रहे हो, देन आप यू आर द एलिजिबल फॉर द आईटीसी। एंड ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए ले रहे हो, देन यू आर द एलिजिबल फॉर द आईटीसी। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ले रहे हो, यू आर द एलिजिबल फॉर द आईटीसी। बट हम मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर आप मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ले रहे हो, देन यू आर द एलिजिबल। हम सिर्फ बात करें ब्लॉक क्रेडिट में क्या इंक्लूड है, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, उसके लिए ब्लॉक क्रेडिट एप्लीकेबल है। अगर मोटर व्हीकल आप ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए ले रहे हो, मतलब फैक्ट्री में गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले रहे हो, देन यू आर द एलिजिबल विदाउट एनी कंडीशन। ओके, उसके बाद पढ़े थे एयरक्राफ्ट एंड वेसल, तो सेम एज इट इज अप्लाई एप्लीकेबल होता है, बट यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स लिए हो तो उसके लिए भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये पढ़ दिए थे। उसके बाद सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी पढ़े थे, जिसमें फूड एंड बेवरेज, याद करो, फूड एंड बेवरेज, कैटरिंग, हेल्थ सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्लास्टिक सर्जरी, लीज एंड रेंटिंग टेनेंसी ऑफ व्हाट दैट मोटर व्हीकल दैट, जो सेक्शन 16 सबसेक्शन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए क्लॉज डबल ए में बात किया गया है। उसके मोटर व्हीकल, उसका लीज भी अलाउ नहीं होगा, कुछ भी अलाउ नहीं होगा, उसका इंश्योरेंस भी अलाउ नहीं होगा। अगर इंश्योरेंस करना धंधा है देन आप ले सकते हो। ये मतलब ब्रॉडर लाइन आप याद रखो, कोई पर्टिकुलर चीज का धंधा है, अब सेम लाइन ऑफ बिजनेस में आप फर्दर सप्लाई करने वाले हो, देन आपको आईटीसी मिल जाएगा, वरना आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फटाफट रिवीजन हो गया, 12-13 मिनट समय लगा के हम जो ऑलरेडी 5 क्लास में पढ़े हैं उसको फटाफट रिवीजन कर लिए। ये सुनो, आज पढ़ेंगे बहुत क्रूशियल कंसेप्ट, ठीक है? ठीक है, चलिए आज क्या पढ़ाने वाले हो? आज हम पढ़ेंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी, ठीक है? ये मोटा मोटी 2 सेक्शन आज पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 सेक्शन मतलब सब सेक्शन में ही 2 क्लॉज में हमारा सारा समय चला जाएगा। ये पढ़ाने से पहले मैं आपका बेस क्लियर करना चाहूंगा। जैसे हमको बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, हमको भी जीएसटी में बेस पसंद है। हमको बेस के बिना कोई चीज जमता ही नहीं है, तो आपको बेस बनाता हूं, ठीक है? ये क्या बात करता है? ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जो बात करेंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल आप ध्यान से सुनना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अब अभी सेम इंटर में हो या फाइनल में हो, आप क्या है ना, आप एक बड़े आदमी बन गए, बड़े कंपनी में जॉब किए, लाखों में आपकी सैलरी आ रही है, मान लीजिए लाखों आप कमाने वाले हो, इतना टेंशन मतलब 2-3 साल की मैटर है, आपके अभी टाइम आएगा, ठीक है? लाखों में आपकी सैलरी आ रही है, आप क्या बोले कि मान लीजिए चेन्नई में या फिर बेंगलुरु या दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहर में, आपकी जो भी सिटी होंगे, आपके होम टाउन, तो वहां पे एक जमीन है, प्लॉट खरीद के वहां पे आपके एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, ताकि हम जब जाए घर पे एकदम सिटी पे रहे हैं, घूमने, मतलब जो भी हमारा कैपिटल है
वहां पे रहे, जैसे हमारा उड़ीसा में भुवनेश्वर में, जैसे मान लीजिए आप उड़ीसा से बिलोंग करते, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप सोचे कि मैं दिल्ली में घर बनाता हूँ, ठीक है, बट आप क्या किए ना, मैं तो इतना ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारा चीज देख पाऊँ। तो आपको क्या किए, आपको तो घर तो बनाना ही है, मम्मी पापा को तो शिफ्ट कराना ही है, मतलब नया घर पे। तो आप एक कंट्रैक्टर को बुलाए कि भाई, उसको बताए कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर डिजाइन में, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मेरे को घर चाहिए, ये बना लोगे, आप कितना चार्ज करोगे बताओ। कंट्रैक्टर ने उनका एक्सेस किया, ड्राइंग वगैरह बनाया, आपसे मतलब अप्रूवल ली कि ये डिजाइन क्या आपको पसंद आ रही है, मतलब यहाँ पे बाथरूम रहेगा, यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे पूजा की घर, यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे एक बेडरूम, यहाँ पे एक बेडरूम, यहाँ पे मतलब डाइनिंग, सारा कुछ आपकी मतलब पिक्टोग्राफी करके आपको डिजाइन दिखाया कंट्रैक्टर ने। तो आपको क्या हुआ, आपको पसंद आ गया, ठीक है, आप बोले कि मेरे पास समय नहीं है, आप ये ड्राइंग मेरे को पसंद आ गया, ये ड्राइंग एग्जैक्ट मेरे को घर बना के दोगे इतने स्क्वायर फीट में, आप कितना पैसा चार्ज करोगे बताओ, लमसम बताओ कि मैं, आप मटेरियल दोगे, आप लेबर दोगे, आप सारा कुछ करोगे, मेरे को मैं टाइम लिमिट दे दूंगा, मेरे को 6 महीना 1 साल के अंदर अंदर या फिर 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल ज्यादा हो गया, मैं बहुत हरी में हूं, मतलब 1 साल के अंदर अंदर मेरे को ये प्रॉपर्टी बना होना चाहिए। क्लियर। कॉन्ट्रैक्टर ने खुद का एक्सेस किया, असेस करके ये बताया, सर ये घर बना देंगे आपके लिए, तो 1 करोड़ रुपया मैं चार्ज करूंगा आपसे। तो आप बोले डील फाइनल, मैं 1 करोड़ रुपया बाय स्टेज 20% खत्म करूंगा, मैं 20% रिलीज कर दूंगा, 50% काम खत्म करोगे तो 15% अमाउंट रिलीज कर दो, जितना काम खत्म करते जाओगे, जो भी हमारा स्टेज होगी, जो हम डिसाइड किए होंगे, उस हिसाब से मैं पैसा दे दूंगा। बट ये ध्यान रखना, ना मैं मेटेरियल दूंगा, ना मैं लेबर दूंगा, आपका सारा कुछ लगाना है, सिर्फ मेरा जमीन वहां पे पड़ा है, मैं जमीन दिखा दूंगा, ये जो डिजाइन आप दिखाए हो, उसी हिसाब से आप मेरे को एक बिल्डिंग बना के मेरे को दे देना, मेरे को दे देना। आप कॉन्ट्रैक्टर बोला ठीक है, मैं बना के दे दूंगा, 1 करोड़ रुपया चार्ज करूंगा। आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपकी दोस्त वही सेम घर बनाना चाहता है, वही आपके बगल में एक घर बनाना चाहता है, बट वो क्या किया, उसको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर लोग भाई बहुत दोगला करते हैं, मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छा सीमेंट यूज नहीं करते, अच्छा गिट्टी बालू कोई यूज नहीं करते, सांड वगैरह, तो डुप्लीकेट स्टील्स वगैरह यूज करते हैं। तो मैं उनको ये करता हूं, वो सिर्फ बनाएंगे, वो सिर्फ लेबर फोर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर मैं अपॉइंट करूंगा वो सिर्फ क्या करेगा, लेबर फोर्स प्रोवाइड करेगी मेरे को, जो राजमिस्त्री या फिर जो लेबर वगैरह होंगे उतना ही प्रोवाइड करेगा। बट जितना भी मेटेरियल लगेगा, स्टील्स हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, जो भी चीजें, सीमेंट्स वगैरह जो भी लगेगा, मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं वेंडर से खरीद के लेकर आऊंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा। बट आपका काम सिर्फ यही है, आप क्या करना, सिर्फ घर बना के देना। ये 2 एग्जाम्पल हो गया। तो वैक्स कॉन्ट्रैक्ट इसमें कौन सा है? वैक्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों एक बंडल में जाएंगे। जो हमारा पहला वाला एग्जांपल है वो आएगा वैक्स कॉन्ट्रैक्ट में। वैक्स कॉन्ट्रैक्ट में ये वन काइंड ऑफ कंपोजिट सप्लाई, जो हम सेक्शन 8 में पढ़े, कंपोजिट सप्लाई। वैक्स कॉन्ट्रैक्ट इज द कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट मतलब मेटेरियल भी देगा, लेबर फोर्स भी देगा। ये साथ अगर वो मेटेरियल दे रहा है, वो लेबर फोर्स दे रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, सप्लाई गुड्स माना जाएगा या फिर सप्लाई सर्विस माना जाएगा? याद करो शेड्यूल 2 याद करो, पारा नंबर 6 याद करो, क्या बोल रहा है, सर्विस माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वैक्स कॉन्ट्रैक्ट। वैक्स कॉन्ट्रैक्ट में हम ये चीज ध्यान रखना कि वहां पे बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बंडल में जाता है, बाइफरकेट नहीं होता है। जो दूसरा वाला एग्जांपल है वो वैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसको बोलेंगे जब वर्क मतलब मेरा सामान है, उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट वगैरह प्रोसेस वगैरह करना, उसको बोलेंगे जब वर्क, उसको वैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। वैक्स कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? जो आगे वाला मेटेरियल भी देगा एंड लेबर भी देगा, गुड्स भी देगा एंड सर्विस भी देगा, साथ में देगा, उसको बोलेंगे वैक्स कॉन्ट्रैक्ट। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, वैक्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मूवेबल गुड के लिए भी हो सकता है एंड इमूवेबल गुड्स के लिए भी हो सकता है। बट हम जो जीएसटी में बात करेंगे,
हम सिर्फ बात करेंगे मूवेबल सॉरी इमूवेबल गुड्स के रेस्पेक्ट में, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। मतलब जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, वो जो सेक्शन 2 क्लॉज 119 में आप रेफर कर सकते हो, जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है। तो वहां पे क्या लिखा गया है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट व्हिच रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मतलब जीएसटी में जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, दैट्स ओनली एक्सटेंडेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हम कर ही नहीं रहे, सिर्फ बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। तो पॉइंट ये है, तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप ये चीजें वगैरह चाहते हो, मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हो, आपके घर बना रहे हो, उसके ऊपर हम आईटीसी नहीं देंगे। मतलब जितने भी सीमेंट लगेगी, मतलब मोटा मोटी बोले जो कंट्रैक्टर जितना चार्ज करेगी आपको, उसके ऊपर आप जितना जीएसटी पे जो कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस इशू करेगा, मान लीजिए तो जो 1 करोड़ चार्ज करेगा, इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी पोर्शन भी इसमें इंक्लूड होगा, हाँ या ना। ये जो जीएसटी पोर्शन आप पे कर रहे हो, मान लीजिए आप, तो मैं तो एग्जांपल दिया पर्सनल के लिए, मान लीजिए कोई कंपनी उनका मतलब एम्प्लॉय वगैरह रहेंगे, तो उसके लिए एक बिल्डिंग बना रहा है, वहां पे एक बड़ा सा बिल्डिंग टावर बना रहा है एम्प्लॉय लोगों के लिए, सिर्फ एम्प्लॉय लोग रहेंगे, क्या कंपनी को आईटीसी मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टर जो भी चार्ज करेगा विथ जीएसटी चार्ज करेगा ना। जब हमारे बात में 1 करोड़ हुआ, 1 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी, 1 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अगर 1 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी हो रहा है, क्या जीएसटी जो पे कर रहा है, क्या इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा? गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम इसके ऊपर आईटीसी आपको नहीं देंगे। इसके लिए बहुत बहस भी छेड़ा है, बहुत मतलब कैश लॉ है, बहुत सारा लिटिगेशन भी बहुत सारा हो रहा है सिर्फ दिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। क्योंकि मतलब जैसे कोई भी फैक्ट्री बनाना आपको तो सेटिंग तो बनाना पड़ेगा, मतलब घर तो एटलीस्ट मतलब बारिश वगैरह होगी, आपकी मशीन वगैरह रहेंगे, मेटेरियल्स वगैरह रहेंगे, तो आपको तो सेटिंग तो, आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे तो सेटिंग तो कराओगे, मतलब फाउंडेशन स्ट्रक्चर वगैरह तो बनाओगे। तो इसमें क्या होता है ना, मोटा अंक की मतलब बजट लगती है। अगर बजट लगती है तो जो सामने से मेटेरियल वगैरह खरीद के लेकर आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देते हैं, तो जीएसटी अमाउंट भी मोटा अंक की जाता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई ये मोटा अंक की जीएसटी जा रहा है, तो हम नहीं देंगे आईटीसी। गवर्नमेंट क्या बोल सकते, तो गवर्नमेंट तो डायरेक्ट मना ही कर रहा है कि हम जीएसटी नहीं देंगे। गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं देंगे। बट जैसे लास्ट क्लास में एक लॉजिक बताया था, आप अगर यूज करोगे तो जीएसटी नहीं मिलेगा, अगर फर्दर सप्लाई करोगे, जैसे हम पढ़े थे मोटर व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट एंड वेसल में, अगर वो कोई भी मोटर व्हीकल आप फर्दर सप्लाई करने में ले रहे हो, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में फर्दर सप्लाई, मतलब आप कहीं से खरीदे, ये आपकी गाड़ी होगी, आप आगे से बेचोगे, ये हो गया फर्दर सप्लाई, उसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा। गवर्नमेंट सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल करा रहा है। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो फॉर द फर्दर सप्लाई, कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके नाम है मिस्टर रमेश, क्या हो गया? मिस्टर रमेश, ये क्या हो गया? अपार्टी हो गया, ये हो गया मिस्टर रमेश, आप हो गए। आप क्या किए, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर को दिए, कॉन्ट्रैक्टर 1, क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टर को दिए 1, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर 1 मेन कॉन्ट्रैक्टर 1 लिखते हैं, मेन कॉन्ट्रैक्टर फॉर 1 करोड़ इतने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। बट मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या बोला कि ठीक है, मैं तो बिल्डिंग तो बना लूंगा, मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं है, बट क्या है ना, टाइल्स जो ग्रेनाइट्स मार्बल वगैरह लगेगी, एंड जो स्टील के काम होगी, स्टील काम में, तो मेरे को क्या है ना, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो टाइल्स ग्रेनाइट्स वगैरह डालने में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एंड उसका मेरा भी वो लेबर फोर्स भी नहीं है वो चीज जो कर सके। तो मैं क्या करता हूँ, तो काम तो परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट नहीं होगा तो क्लाइंट आगे से पैसा नहीं देगा। वो क्या किया कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ ये काम नहीं आता है मैं कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर दूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या सोचा
ठीक है, मैं एक छोटा मोटा वेंडर अपॉइंट कर दूंगा जो वे ये काम में सिर्फ स्पेशलाइज किए होंगे, जो सिर्फ ये काम करते हैं, उनका एक्सपर्टाइज होंगे होगा इस काम में, उनको अपॉइंट कर दूंगा। तो फिर मान लीजिए मेन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, एक सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया फॉर 20 लाख, ये 1 करोड़ के अंदर, कि आप ये काम कर लेना, मैं 20 लाख आपको दे दूंगा, मैं 20 लाख आपको दे दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं 20 लाख आपको दे दूंगा। सब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला कि ठीक है, मैं ये आपकी ग्रेनाइट्स एंड स्टील्स वगैरह जो भी काम होगी, मतलब डिजाइन आर्किटेक्ट्स वगैरह जो भी काम होगी, मतलब डिजाइन वगैरह मैं सारा कर दूंगा, ठीक है, इंटीरियर की काम, बट इसके लिए मैं 20 लाख चार्ज करूंगा। मेन कॉन्ट्रैक्टर ने बोला ठीक है आप कर देना, 20 लाख मैं आपको दे दूंगा, 20 लाख मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ये बोल दिया। तो सब कॉन्ट्रैक्टर ने मेन कॉन्ट्रैक्टर को जो इनवॉइस रेज करेगी, व्हेन द सब कॉन्ट्रैक्टर विल रेज द इनवॉइस इन द नेम ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्टर, तो जीएसटी तो चार्ज करेगी ना। मान लीजिए हमारे एग्जांपल में 18 लाख प्लस 2 लाख जीएसटी, जो ये जो टोटल बिल चार्ज करेगा, ये जो बिल चार्ज करेगी, ये जो बिल चार्ज करेगी, ये जो बिल जो चार्ज करेगी, ये जो 18 लाख प्लस 2 लाख, कुल मिला के 20 लाख बिल चार्ज करेगी। ये जो 2 लाख तो जीएसटी पोर्शन है ना, 2 लाख तो जीएसटी पोर्शन है। क्वेश्चन ये क्या मेन कॉन्ट्रैक्टर को ये आईटीसी मिलेगा? मेन कॉन्ट्रैक्टर को आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस में धंधा कर रहा है। हम क्या एक्सेप्शन पढ़े, मोटर व्हीकल में भी पढ़े थे, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए में भी पढ़े थे, क्लॉज डबल ए में भी पढ़े थे, क्लॉज बी में भी पढ़े थे। इसमें भी सी में भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। अगर आपको फर्दर सप्लाई करना है सेम लाइन ऑफ द बिजनेस में, सेम लाइन ऑफ द बिजनेस मतलब मान लीजिए कंट्रैक्टर ये कंट्रैक्टर, ये सब कंट्रैक्टर लेके आगे तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा है ना, खुद तो यूज नहीं कर रहा है ना। यूज करोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। जो सेक्शन 17 सॉरी सब सेक्शन 5 में जो ब्लॉक्ड क्रेडिट की लिस्ट पढ़ रहे हैं, यूज के ऊपर, यूज अगर यूज कर रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर फर्दर सप्लाई कर रहे हो, ये सब कॉन्ट्रैक्टर से जो भी जीएसटी पे करेगा, तो वो तो आगे तो सप्लाई करेगा ना पार्टी को, मिस्टर रमेश को सप्लाई करेगा, फर्दर सप्लाई करेगा मिस्टर रमेश को। वो लेके तो खुद यूज नहीं करेगा ना, वो जो ग्रेनाइट्स वगैरह डाला वो कॉन्ट्रैक्टर तो वहां पे खुद नहीं देगा ना, वो क्लाइंट उसका क्लाइंट को मतलब ट्रांसफर कर देगा। क्लाइंट कौन है? मिस्टर रमेश है। जैसे मिस्टर रमेश आप हो, आपको वो हैंड ओवर कर देगी उसको, वो बिल्डिंग बनाने के बाद। एंड ये जो जीएसटी पे किया, क्या उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा? तो गवर्नमेंट बोलता है यस, अगर फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो आईटीसी मिल जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ये जानता है कि बिजनेस से बिजनेस बढ़ता है, अगर आप जितना बिजनेस आगे बढ़ाते जाओ, गवर्नमेंट समझ ये कंसीडर करता है कि आप बिजनेस करते रहोगे तो हम आईटीसी दे देंगे। ये जो ब्लड क्रेडिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ यूज के लिए। अगर आप फाइनल कस्टमर आप बन रहे हो, जैसे कंपनी मान लीजिए कि मिस्टर रमेश की जगह में मान लीजिए मिस्टर रमेश एंड को, मान लीजिए मिस्टर रमेश एंड को, एक मिनट, एंड को ये हो गया मान लीजिए कंपनी, मान लीजिए लिमिटेड ही कर देते हैं, मिस्टर रमेश लिमिटेड। ये जो रमेश लिमिटेड ये जो बिल्डिंग बना रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें इसका एम्प्लॉय लोग रहेंगे। द एम्प्लॉय ऑफ द मिस्टर रमेश लिमिटेड विल स्टे देयर। तो रमेश लिमिटेड बोल रहा है तो मैं उसको तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। गवर्नमेंट माना कि आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, पर फर्दर सप्लाई नहीं कर रहे हो ना। बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना एंड फर्दर सप्लाई करना, इसमें डिफरेंस होती है, इसमें डिफरेंस होती है। आप क्या कर रहे हो, आप फर्दर मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। गवर्नमेंट बोल रहा है कि बिजनेस पर्पस के लिए भले ही आप यूज करो, आईटीसी नहीं देंगे। अगर आपको फर्दर सप्लाई करना है, मतलब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिए मतलब, और जैसे ये मिस्टर मैन कॉन्ट्रैक्टर जो हो गया, जो सब कॉन्ट्रैक्टर से ले रहा है, जो 20 लाख वो जो इनवॉइस रेज कर रहा है सब कॉन्ट्रैक्टर टू द मेन कॉन्ट्रैक्टर एंड 2 लाख जीएसटी चार्ज कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? यूज नहीं कर रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज नहीं कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, फर्दर सप्लाई कर रहा है, आपको आईटीसी मिल जाएगा। इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस लॉ है, जो केस लॉ की थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूंगा। सफारी रिट्रीट, सफारी रिट्रीट वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी।
चीफ कमिश्नर ऑफ द सीजीएसटी। ये इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ ना, सफारी रीड जो प्लेंटिफ है वो क्या किया, वो एक मॉल बना रही है, ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, ये मॉल बना रही है। मॉल किस पर्पज के लिए बना रही है, वो मॉल को आगे में भाड़ा में लगाएगा, जो भी शॉपिंग मॉल वगैरह जो भी किराए की दुकान वगैरह लेंगे वो मॉल भाड़ा पे लगाएगा, भाड़ा पे लगाए तो रेंट पे कलेक्ट करेगी, अगर रेंट कलेक्ट करेगी तो रेंट पे जीएसटी भी लगाएगी, जीएसटी कलेक्ट करेगी तो गवर्नमेंट को आगे जीएसटी जमा भी कराएगी। तो सफारी रेट का ये कहना है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ये लॉ वैलिड ही नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि मैं फर्दर सप्लाई करने में काम में ले रहा हूं, अगर इसके ऊपर आप आईटीसी नहीं दोगे तो मैं मेरा धंधा कैसे चलाऊं, कैसे चलाऊं। एंड मैं यूज करने के लिए नहीं, मैं पर्सनल यूज करने के लिए नहीं ले रहा हूं, तो उसको रेंट पे लगाऊंगा, रेंट पे लगाऊंगा, उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। सिर्फ कमीशन मतलब डिपार्टमेंट की ये बोलना कि उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी, इसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट सफारी रिलेटेड क्या किया, वो भागते गया उड़ीसा हाईकोर्ट के पास, उड़ीसा हाईकोर्ट के पास गया, तो उड़ीसा हाईकोर्ट ने सारा डिटेल समझा कि ठीक है, उड़ीसा हाईकोर्ट की जजमेंट ये है, अगर जजमेंट उड़ीसा हाईकोर्ट की जजमेंट, अगर ये जो सफारी रिलेटेड जो मॉल बना रही है, गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है कि आगे से आईटीसी आना चाहिए, मतलब आगे से जीएसटी कलेक्ट होना चाहिए, ये तो जीएसटी कलेक्ट करके देगा ना, ये तो जीएसटी कलेक्ट करके देगा ना, क्योंकि वो मॉल बनाएगा तो भाड़ा पर लगाएगी, भाड़ा पर लगाएगी तो रेंट चार्ज कराएगा, रेंट चार्ज करेगा तो उसके ऊपर जीएसटी ऐड करेगा, रेंट विथ जीएसटी कलेक्ट करेगा, जो भी जीएसटी अमाउंट कलेक्ट करेगा वो गवर्नमेंट को जमा करेगा, वो तो वन काइंड ऑफ फर्दर सप्लाई हो गया, फर्दर सप्लाई हो गया। ओडिशा हाईकोर्ट ने क्या किया, तो इस सफारी रिट के अगेंस्ट में क्या किए, तो वो डिसीजन दे दिए कि सफारी रिट को आईटीसी मिल जाना चाहिए। एक बार लॉजिकली सोचो तो सही है, क्योंकि जैसे मॉल, मॉल वगैरह बिल्डिंग के बिना काम ही नहीं चलेगा, बिल्डिंग में छत नहीं है उसके ऊपर मॉल कैसे चलेगी बताओ। जो बिजनेस करने के लिए मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस, फैक्ट्री वगैरह बनता है, ऊपर शेडिंग नहीं करेंगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगा। तो फैक्ट्री मतलब बिजनेस करने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, द गवर्नमेंट जिसको ब्लॉक करके रखा है, गवर्नमेंट जिसको जानबूझ के ब्लॉक करके रखा है। तो ओडिशा हाईकोर्ट ने क्या किया, इस आरसीसी के फेवर में, मतलब सफारी रिट के फेवर में डिसीजन दे दिया, डिसीजन दे दिया। तो फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया, भागते 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 एसएलपी फाइल की, सेशन लीव पिटीशन किसके मतलब कहां पे फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में। अभी वो केस पेंडिंग है, जब सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ जाएगा वो लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का लॉ आ जाता है, गवर्नमेंट चाहता है कि ना दे, फिर भी अमेंडमेंट कर लेंगे, अमेंडमेंट करके वो जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है उसको पास आउट कर लेंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट तो करते हैं, गवर्नमेंट एक बार सोच लिया कि मैं आईटीसी नहीं दूंगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हो, हाई कोर्ट डिसीजन हो, जब तक वो लॉ नहीं आएंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन लॉ ऑफ लैंड माना जाएगा। एक बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के एग्नेस्ट में वो मतलब पार्लियामेंट में बिल पारित कर पास करके कानून बना देते हैं, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो इनवैलिड माना, मतलब इनवैलिड मतलब वो आउट ऑफ इफेक्ट माना जाएगा, एंड जो एक्चुअली कानून में लिखा गया होगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। ये था मोटा मोटी केस, अभी वो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, जब तक उसका वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, उसका जजमेंट नहीं आ जाता है, फाइनल जजमेंट, हम कुछ कह नहीं सकते। अगर मेरा पूछो तो एक्चुअली मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वगैरह ऐसा होता है, विदाउट बिल्डिंग, विदाउट दिस थिंग्स बिजनेस एक्चुअली में करना बहुत डिफिकल्ट की काम है। अगर उसके ऊपर आप आईटीसी नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, तो गवर्नमेंट इसको आईटीसी ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। इतना मोटा मोटी समझ लिए। ये जो मैं आधा घंटा समझाया आपको, 15-20 मिनट, ये बेस बनाने के लिए, हम बेस हमारा स्ट्रांग हो गया कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, क्यों वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब वर्क्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड गवर्नमेंट कब कब आईटीसी देगा, ठीक है। एंड एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ठीक है। ठीक, अभी एक बार रीडिंग करते हैं बुक्स में, बुक्स में क्या लिखा है, तो आपको आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा, खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताना चाह रहा है, ठीक है।
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी क्या बोल रहे हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट ओनली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीन मतलब ये हो गया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मतलब आईटीसी मिल जाएगा, एक्सक्यूज मी, मतलब आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट where it is input service for further supply of works contract service। जैसे बताया आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के जो सर्विस है उसके अगेंस्ट में आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अब अगर आप फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कर रहे हो, जो हम मेन कॉन्ट्रैक्टर जो सर्विस सब कॉन्ट्रैक्टर ने मेन कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस दिया, मेन कॉन्ट्रैक्टर को उसका आईटीसी मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं होता है, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड नहीं होता है। अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन क्या होता है आगे आएगा, अगर प्लांट एंड मशीनरी मतलब परचेस करोगे उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिल जाएगा। बट प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के अगर और कुछ चीजें की सर्विस ले रहे हो, मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम पढ़ते मीनिंग ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है एक बार रीडिंग दे देते हैं, मैं जो बताया आपको एग्जैक्टली सेम लिखा गया है, एक बार रीडिंग कर देते हैं ताकि आपको भी लगे कि हम जो पढ़े हैं वो सही है, ठीक है, वो सही है, ठीक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिर्फ बात जो कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना। Where in the transfer of property in goods is involved in the execution of such contract। मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बोल दे मोटा मोटी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रिनोवेशन कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, अल्टरेशन कर रहे हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो, इरेक्शन कर रहे हो, कोई भी फिटिंग अप कर रहे हो, कोई भी चीज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कर रहे हो, उसको हम मानेंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उसको मानेंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या आईटीसी अवेलेबल होगी, क्या आईटीसी अवेलेबल होगी, आईटीसी अवेलेबल टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन सेम लाइन ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे बताए फॉर द सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट में आपको आईटीसी मिल जाएगा। कब मिलेगा, अगर आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस जो सब कॉन्ट्रैक्टर ने मेन कॉन्ट्रैक्टर को दिया, मेन कॉन्ट्रैक्टर को आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में वो फर्दर सप्लाई करने में काम में ले रहा है, वो फर्दर सप्लाई करने में काम में ले रहा है, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। ITC on inward supply of works contract service used for construction of immovable property other than plant and machinery available ITC available when the same input services for further supply of works contract services। In other words, ITC for works contract can be availed only be one when in the same line of the business। अगर same line of business में आप further supply कर रहे हो, then आपको ITC मिल जाएगा, देन आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 17 ये क्या बोल रहा है, ये बाद में पढ़ेंगे, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी पढ़ेंगे आगे, ओन अकाउंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओन अकाउंट वाला में। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या बताना चाह रहे हैं एक बार पढ़ लेते हैं। ए बिल्डिंग डेवलपर में एंगेज सर्विसेज ऑफ ए सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्टेन पोर्शन ऑफ द वैल्यू। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया सर्टेन पोर्शन मतलब कुछ काम करने के लिए, टाइल्स एंड ग्रेनाइट्स एंड स्टील का काम करने के लिए क्या किए, मेन कॉन्ट्रैक्टर ने, उसका एक्सपर्टाइज नहीं था, वो सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया, सब कॉन्ट्रैक्टर वही काम करके देगा। सर्टेन पोर्शन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेन कॉन्ट्रैक्टर को मिला था होल कॉन्ट्रैक्ट, उसका छोटा सा हिस्सा किसको दे दिया, छोटा सा हिस्सा सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। तो सब कॉन्ट्रैक्टर विल चार्ज जीएसटी, सब कॉन्ट्रैक्टर तो चार्ज जीएसटी करेगा, जो 20 लाख, याद करो 18 लाख प्रिंसिपल अमाउंट, 2 लाख जीएसटी चार्ज किया था। इन द टैक्स इनवॉइस, जो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा रेज्ड ऑन द नेम ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर के नाम में जो इशू करेगा, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर विल बी एंटाइटल्ड
to take the input tax credit on the tax invoice raised by his subcontractor as his output also work as contract services. मतलब जो इनवॉइस इशू करेगा वो उसका एज एन आउटपुट यूज करेगा तो आपको उसका आरटीसी मिल जाएगा. However, if the main contractor is providing works contract service other than plant and machinery to a company, say the IT business, the input tax credit of CGST charge on the invoice raised by the work contractor will not be available to the IT company को अवेलेबल नहीं होगा. जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या था, मिस्टर रमेश लिमिटेड. हम जो बात कर रहे हैं मिस्टर रमेश लिमिटेड को आईटीसी नहीं मिलेगा, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा. अगर मान लीजिए सब कॉन्ट्रैक्टर कोई वेंडर से स्टील खरीदा, स्टील खरीदते समय वो जीएसटी पे गया, सारा कुछ मिल जाएगा क्योंकि ये फर्दर सप्लाई करने में काम में ले रहे हैं, ना कि वो यूज कर रहे हैं. बट किसको नहीं मिलेगा? जो यूज कर रहा है. मिस्टर रमेश लिमिटेड को नहीं मिलेगा, मिस्टर रमेश लिमिटेड को नहीं मिलेगा. ठीक है, ये बात कर रहा है. ठीक है, तो फिर हम समझे जो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी बोला ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, मतलब सबके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा बट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी को गवर्नमेंट में भी मतलब डिपार्टमेंट ने डिफाइन किया है, जीएसटी लॉ में डिफाइन हुआ है कि किस किस को हम प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे एंड किसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब सेंसिटिव मैटर है. गवर्नमेंट हर ईच एंड एवरीवन, कंस्ट्रक्शन में भी डिफाइन हुआ है एज एन एक्सप्लेनेशन, कंस्ट्रक्शन में भी डिफाइन हुआ है किसको हम कंस्ट्रक्शन बोलेंगे. ठीक है, अभी समझते हैं प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन क्या बताया जा रहा है. जब हम प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां पे क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी मींस apparatus, मतलब जो नट बोल्ट एंड स्क्रू वगैरह यूज होता है apparatus उसको बोलते हैं. इक्विपमेंट, मशीनरी फिक्स्ड टू द अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इंक्लूड्स सच एज फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. बट एक्सक्लूड पढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी क्या बोलेंगे, कोई भी apparatus जैसे स्क्रू हो गया, रेंज हो गया, मतलब जैसे हम एक कार मतलब स्क्रू वगैरह होता है ना, जैसे वो जो रिपेयर वगैरह करते हैं, जिसमें जो कंट्रैक्टर है उसमें बहुत सारे मशीन्स वगैरह होंगे जो वो वर्क्स कंट्रैक्ट प्रोवाइड सर्विस करने में काम ले रहा है. जैसे सीमेंट, बालू, गिट्टी हो गया, उनको मिक्स करने में जो मशीन में यूज ले रहा है वो वाला मतलब apparatus. फिर क्या पढ़ेंगे, इक्विपमेंट वही जो कॉन्ट्रैक्टर काम में ले रहा है, या फिर मशीनरी फिक्स टू, यहाँ पे याद करना, यहाँ पे मार्क करना, फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट. मान लीजिए मैं बड़ा सा मशीन लेके आया तो मशीन एज ए डायरेक्ट हम बैठाएंगे तो बैठेगा ही नहीं, मतलब डायरेक्ट उसमें क्या होगा ना, कुछ फाउंडेशन स्ट्रक्चरल देना पड़ेगा, सीमेंट्स वगैरह थोड़ा सा मतलब सिविल वर्क करना पड़ेगा ताकि वो मशीन सही से खड़ा हो पाए एंड लॉन्ग टर्म के लिए चल सके. जैसे बड़े बड़े मशीन होते हैं ना, उनके देखो छोटा मोटा उनके नीचे पिलर वगैरह बनाया जाता है तो मशीन का ढाल बन के रहे, ताकि मशीन चलते समय अगर कुछ अनहोनी हुई मशीन किसके ऊपर गिरे ना, इसीलिए फाउंडेशन स्ट्रक्चरल बनाया जाता है फॉर द पुटिंग द मशीन्स. क्या वो प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा? यस. अगर प्लांट एंड मशीनरी को बनाने के लिए कुछ फाउंडेशन स्ट्रक्चरल, सिविल स्ट्रक्चर छोटा मोटा बनाया जा रहा है उसको भी हम प्लांट एंड मशीनरी मानेंगे. ठीक है, बट एक्सक्लूड क्या क्या प्लांट एंड मशीनरी डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्या क्या प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर सिविल स्ट्रक्चर्स. लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं आएगा. टेलीकम्युनिकेशन टावर प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं आएगा. पाइपलाइन लेड आउटसाइड, यहाँ पे मार्क करना क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर खेलता है आउटसाइड. क्या क्या नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा. टेलीकम्युनिकेशन टावर जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, आपके नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, वो तो टेलीकम्युनिकेशन टावर बनाते हैं ना. तो भारत एयरटेल नाम का भी कैश लो है सर्विस पॉइंट को लेकर, क्यों आईटीसी नहीं दिया जाएगा, तो प्रॉपर बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, उसके लिए भारत एयरटेल और जैसे यूनियन ऑफ इंडिया की कैश लो भी है. ठीक है, उसको बाद में कभी चर्चा करेंगे. अभी इतना आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकलिटी ये इंप्लीकेशन आता है, जो प्रैक्टिस करते हैं वो इस जजमेंट को पढ़ते हैं, उसका क्रक्स निकालते हैं एंड कोर्ट के सामने पेश करते हैं, तो जो प्रैक्टिकलिटी में काम आता है. बट एग्जाम लेवल के लिए बट सिर्फ बेसिक फंडा समझ के रखो
ताकि अगर फ्यूचर में चल के आप कभी आपको इंटरप्रेट करने का मौका मिले तो आप सही से इंटरप्रेट कर पाओ। ठीक है, क्या क्या प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग एंड एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड। तीन चीज नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइपलाइन लेड, बिछाए गए कहाँ? आउटसाइड द फैक्ट्री। वो क्या नहीं आएगा? वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन नहीं आएगा, इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी किसके ऊपर मिलेगा? हम तो यही बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्क्स कंडक्ट की डेफिनेशन दिया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड किया गया है, मतलब इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा। जब हम प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन पढ़ते के, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में भी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्लस प्लस माइनस, एक्सक्लूड प्लस एक्सक्लूड, पॉजिटिव हो गया, फिर एक्सक्लूड, फिर नेगेटिव हो गया, मतलब इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, apparently the above three of the out of the definition plant and machinery, so ITC is not available। इसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ मोटा मोटी हम बात करें किस किस के, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा है तो किस किस के ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा? पहले तो आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप फर्दर सप्लाई करने में ले रहे हो देन आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, आईटीसी मिल जाएगा। एंड प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मतलब प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में आपको आईटीसी मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर फर्दर सप्लाई करने में ले रहे हो तो आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हो तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में कौन कौन नहीं आता है, क्या क्या नहीं आता है? ये तीनों चीज नहीं आता है। अगर ये तीनों चीज परचेस करो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर तीनों चीज को छोड़ के दूसरा कोई चीज प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हो, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके अगेंस्ट में जो भी जीएसटी पे करके आए होगे उसका जीएसटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा अभी। क्या करता है ना, जब हम कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे नहीं दिया है, ये बता देता हूँ। जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जीएसटी डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है, कंस्ट्रक्शन उसको बोलेंगे जो कैपिटलाइज होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे मान लीजिए मेरा ये दीवार है, मेरा ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग है, मेरा छत थोड़ा सा क्या हुआ ना, छोटा मोटा, मेरा क्लाइंट वगैरह आके यहाँ पे बैठते हैं, ये मेरा क्लाइंट बैठने की जगह है, तो मेरा कलर थोड़ा सा बारिश के कारण फेड हो गया है। तो मैंने क्या छोटा मोटा पेंटर को बुलाया तो उसको थोड़ा सा कलर कर दो ना, वो कलर करके मेरे को दिए, तो मैंने उनको 15,000 या 20,000 मान लीजिए 50,000 उनको पे कर दिया। वो उसको कैपिटलाइज नहीं किया। कैपिटलाइज कब करते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कब करते हैं? जब हमें ऐसा नहीं कि कोई भी चीज मन में आया कि हम कैपिटलाइज उठ के चले, मतलब कैपिटलाइज कर दिए। तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा, इंड जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करनी होगी। आप क्या बोल रहे हैं, तभी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर कोई छोटा मोटा चीज आप खर्चा कर रहे हो रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम जो बात कर रहे हैं एंटायर जो डिस्कशन चल रही है दैट इज रिलेटेड ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। शुरू ही ऐसे मतलब इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ही शुरू किए थे। जो हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। अगर ये मैंने छोटा मोटा पेंट किया कैपिटलाइज कब होता है? मतलब नॉर्मल आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाद में भाषा में बात करोगे कब करते हैं हम कैपिटलाइज? अगर कोई चीज हम किए उसके उस बेसिस पे उसका क्या हुआ, उसका लाइफ स्पेन ऑफ लाइफ बढ़ गया। क्या पेंट करने में उसका लाइफ बढ़ गया? बिल्डिंग 50 साल टिकने वाली थी, क्या 100 साल हो गया या 60 साल हो गया? ऐसा नहीं हो ना, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। तो कंपनी ने किया, मान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक कर दिया। अगर उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक किया कर रहा है एंड उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा है बिल्डिंग के वैल्यू में, उसको एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एज ए पी&एल आइटम के हिसाब में दिखा रहा है, तो क्या होगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा। उसको क्या होगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, उसको क्या होगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहा है। वही सेम पॉइंट बता रहा है कि सिचुएशन वेयर आईटीसी विल बी अवेलेबल। कौन सी सिचुएशन है जिसमें आईटीसी अवेलेबल होगी? फॉर द सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्शन में काम में ले रहे हो देन आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आता है, बार बार बोल रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आता, टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं आता, पाइपलाइन लेड आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्री, ये प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं आता है। इसके क्या बात क्या बोल रहा है, वेयर इट इज एन आउटपुट सर्विसेज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। अगर फर्दर सप्लाई करने में ले रहे हो देन आईटीसी मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज इज नॉट
कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर एक्सेट्रा। मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल दिया, वही रमेश लिमिटेड की बात करते हैं, और रमेश लिमिटेड कोई 50,000 का खर्चा किया, उसको एज ए P&L आइटम के हिसाब से देखिए, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L में दिखा दिया, उसको एक्सपेंस बुक कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया उसको, क्या ये इसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? प्रोविजन बोल रहा है, जीएसटी लॉ बोल रहा है कि यस, अगर वो कैपिटलाइज नहीं हुआ है देन उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटलाइज, जैसे आप तो मेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, सर ऐसे भी हम कर सकते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, तो कैपिटलाइज आप थोड़ी मन से करते हो, तो वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो होती है ना, कब कैपिटलाइज करना है कब कैपिटलाइज नहीं करना है, वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो होती है, तो उसी हिसाब से आपको करना होगा। आपको मन का मर्जी नहीं चलेगा ना, मेरे को मन कर रहा है मैं कैपिटलाइज करूं, मन नहीं कर रहा है तो कैपिटलाइज ना करो, ऐसा तो नहीं चलता है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना होगा। तो यही पॉइंट बोल रहा है। ये हो गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी। क्लॉज डी क्या बोल रहा है? क्लॉज डी ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ओन अकाउंट्स। क्या बोल रहा है? ओन अकाउंट। ओन अकाउंट मतलब ऐसे ही बता देता हूं, तो वहां पे तिगड़म क्या लगा है? तिगड़म क्या लगा है? जैसे रमेश लिमिटेड, हम रमेश लिमिटेड, जो रमेश आप ही हो, रमेश मान लीजिए आप रमेश हो, आपकी कंपनी का नाम है रमेश लिमिटेड। आप क्या सोचे, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? जहां पे बंडल आती है, जहां पे बंडल मतलब वो मटेरियल भी दे रहा है सर्विस भी दे रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मैं क्या करता हूँ ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज कर देता हूँ, मैं उसको बंडल में नहीं देता हूँ। जैसे दूसरा वाला एग्जाम्पल लिया था, याद करो, मैं क्या करता हूँ उसको क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ तू सर्विस सिर्फ दे, सिर्फ सर्विस दे, लेबर फोर्स प्रोवाइड कर, जितना भी मेटेरियल वगैरह लगेगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जितना मेटेरियल वगैरह लगेगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन ओन अकाउंट, मतलब स्टील्स, ग्रेनाइट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, जो भी लगेगा, मतलब जो सरिया वगैरह जो भी लगेगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कंपनी खुद परचेज करके लेकर आएगी, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, जो परचेज कर रहा है कंपनी ओन अकाउंट, मतलब खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कर रहा है। क्या उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? गवर्नमेंट बोलता है नहीं, वहां पे मना है कि आप दूसरा रास्ता पकड़ रहे हो, उसके अगेंस्ट में हम आईटीसी नहीं देंगे। ऑलरेडी हम जानते हैं आप क्या क्या करने वाले हो, हमको पता है कि आपका मतलब नेगेटिव माइंड क्या चलता है, कैसे आप आईटीसी लेने के लिए कोशिश करोगे, इसीलिए हम पहले से ही उसको एक्सक्लूड करके रखें, पहले से ही उसको एक्सक्लूड करके रखें। ठीक है, क्या बोल रहा है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, जो ऊपर पढ़े थे, ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज आर बोथ यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस। मतलब जो हम ले रहे हैं वो ओन अकाउंट्स में ले रहे हैं, जो मेटेरियल हम परचेस कर रहे हैं वो ओन अकाउंट्स में परचेस कर रहे हैं। क्या इसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं, हम आईटीसी नहीं दे। अगर खुद परचेस करो या फिर कंट्रैक्टर के थ्रू परचेस कराओ, आईटीसी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी वो तीनों चीज को छोड़ के अगर कर रहे हो, मतलब कर रहे हो, आईटीसी नहीं मिलेंगे। प्लांट एंड मशीनरी में आईटीसी देंगे, अगर वो तीनों चीज नहीं कर रहे हो, बाकी चीज कर रहे हो, तो आईटीसी दे देंगे। हम समझते मीनिंग ऑफ ओन अकाउंट क्या होता है, वही जैसे मैंने आपको बताया, वो एग्जैक्टली वही लिखा गया है। Implication of term own accounts is in section 17 subsection 5 clause D of the CGST Act lies in restricting ITC only to those cases where the construction of immovable property is executed for own use of the registered person, even if it is meant to be used in course of furtherance of business। जैसे रमेश लिमिटेड वो स्टील्स वगैरह, सीमेंट, बालू, सरिया वगैरह खुद परचेज करके लेके आया, खुद के यूज करने में, मतलब खुद के यूज करने में, मतलब जो बिल्डिंग बना रहे आपने एम्प्लॉय लोगों के लिए, वो इतने सारा मटेरियल्स परचेस करके लेकर आया, क्या उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? वो ओन अकाउंट में परचेस करके आ रहा है, वो खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी में परचेस करके लेकर आ रहा है, क्या उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, उसके अगेंस्ट में आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में आईटीसी नहीं मिलेगा, तीनों केस में मिल जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर कर रहे हो, या फिर फर्दर सप्लाई मोटर व्हीकल कर रहे हो, या फिर एयरक्राफ्ट, या फिर वेसल, या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आप लेकर आ रहे हो, देन आपको आईटीसी मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज में आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है, और क्या है, और कब आईटीसी मिल जाएगा आपको, और क्या आपको आईटीसी मिल जाएगा? अगर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी का याद करो, फूड एंड बेवरेजेस, कैटरिंग सर्विसेज हो, मतलब एनी सब्सक्रिप्शन टू द एनी क्लब एंड एसोसिएशंस, या फिर प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ केयर, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या फिर लीज रेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, वेसल एंड द मोटर व्हीकल, उसका ले रहे हो,
उसके अगेंस्ट में आईटीसी नहीं मिलेगा। कब मिल जाएगा? अगर उसका जनरल, अगर मोटर व्हीकल को उसका आईटीसी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका इंश्योरेंस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना आपका बिजनेस है तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करना आपका बिजनेस है तो आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये पढ़ लिया। फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो आज के क्लास में बात की है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जो इमोल प्रोवाइड के रिलेटेड आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो, मतलब लेते हो, उसके अगेंस्ट में जो जीएसटी पे करते हो उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में के लिए ले रहे हो, जीएसटी पे करो तो आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगी? प्लांट एंड मशीनरी में लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं आएगा, एंड द पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री वो नहीं आएगा। ये तीनों चीज को छोड़ के बाकी जो चीजें रहेंगे वो प्लांट एंड मशीनरी में कवर होंगे, उनका अगेंस्ट में आईटीसी मिल जाएगा। और अगर वो क्या कर रहे हो, अगर वो जो भी छोटा मोटा खर्चा किए हो, रिपेयर वगैरह छोटा मोटा खर्चा किए हो, अगर आप उसको पीएनएल में दिखा रहे हो, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो, मतलब कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ना देके ओन अकाउंट में जो मटेरियल वगैरह परचेज करना होता है पर खुद परचेज करके लेकर आ रहे हो, एंड उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी में करने में काम में ले रहे हो, क्या उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिल जाएगा? नहीं, उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, ये अभी मोटा मोटी हम खत्म कर लिए। थोड़ा मोटा पॉइंट है जो हम फटाफट खत्म कर लेंगे। ठीक है, अभी कोई चीज बचा है नहीं सेक्शन 17 में। टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम, जैसे हम पढ़े थे ना सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम में जो आईटीसी पे करके आते हो उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनपुट टैक्स माना ही नहीं जाता है। याद करो सेक्शन 2 क्लॉज 59, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 62, सेक्शन 2 क्लॉज 62 क्या बात कर रहे थे? इनपुट टैक्स मतलब जो भी आप परचेज करके लेके आ रहे हो, आप जीएसटी पे कर रहे हो, उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स माना जाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के टाइम जो जीएसटी पे करते हो उसको इनपुट टैक्स माना जाता है। अगर आप इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो, नर्सिंग के बेसिस में आप टैक्स पे कर रहे हो तो सीजीएसटी एक्ट में या फिर ईपीजीएसटी एक्ट में या फिर आईजीएसटी एक्ट में वो इनपुट टैक्स माना जाएगा। बट एक्सक्लूड टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम, तो इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में भी बाहर रखा गया था, वहां वो तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पे बोल दिया अगर कंपोजिशन स्कीम में आप आगे से जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे, कंपोजिशन स्कीम क्या बोलता है, आप आगे जो पे करोगे 1% या फिर 5% या फिर 6%, जो सर्विस के केसेस में 6% एंड मैन्युफैक्चर के केसेस में 1% जो जीएसटी रेट होता है उसके अगेंस्ट में आप जीएसटी पे करोगे, उस हिसाब से जीएसटी पे करोगे। मतलब रिसिप्ट, मतलब जो कस्टमर होंगे कस्टमर से कलेक्ट नहीं करोगे, जितना भी सेल्स किए उतने फ्लैट रेट के ऊपर 1%, 5% या 6% जो भी रेट एप्लीकेबल होती है आपके ऊपर, उस वजह से फ्लैट गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करो। एंड जो जीएसटी आप परचेज करते समय जीएसटी पे करके आए होंगे, क्या उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? लो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है उसके अगेंस्ट में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी, एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस। ये कौन होता है? जैसे कोई फिक्स प्लेस तो बिजनेस नहीं होता है, वो सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए इंडिया में आते हैं, पर धंधा करने के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए इंडिया में आते हैं धंधा करने के लिए। जैसे मान लीजिए दिल्ली में या फिर वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत बड़े लेवल के दुर्गा पूजा होता है, तो बाहर से कोई लोग आगे धंधा करने के लिए, एंड उनके टेम्पररी के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एंड वो जो धंधा करते हैं परचेज करते समय वो जो जीएसटी पे करते हैं उनके क्या अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? गवर्नमेंट बोलता है यस, नहीं, उसके अगेंस्ट में भी आईटीसी नहीं मिलेगा, एनआरटीपी को आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किए हो तो उसको आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप सीएसआर के अगेंस्ट में आपको मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी होता है ना, लिमिट होता है कि कुछ टर्नओवर आई थिंक 500 करोड़ है, 500 करोड़ है टर्नओवर, अगर 500 करोड़ से 500 करोड़ से ज्यादा है फिर आपको सीएसआर में 2% ऐसा 2% आपको खर्चा करना होता है ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, इसका एवरेज प्लस 2% आपको जमा करना होता है, मतलब खर्चा करना होता है। वो जो खर्चा करोगे, मान लीजिए मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मतलब एम्बुलेंस प्रोवाइड करता हूँ, या फिर मान लीजिए मैं सबको जो गांव में जो बच्चे हैं जो मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको साइकिल से प्रोवाइड कर रहा हूँ, साइकिल से स्कूटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो जो स्कूटी परचेज करते समय जो मैं जीएसटी पे करूंगा, क्या उसको अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? गवर्नमेंट बोलता है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लीगल यह बोल रहा है कि गुड्स और सर्विसेज आर बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ऑब्लिगेशन अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि सीएसआर में खर्चा करना आपका ऑब्लिगेशन है, रेफर टू सेक्शन 35, ये इसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा नहीं।
जितना भी आप CSR के अंडर में आप जितना भी खर्चा करोगे उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। गुड्स और सर्विसेज यूज पे पर्सनल यूज तो बेसिक है, तो पर्सनल यूज में ले रहे हो तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। अगर गिफ्ट या फिर फ्री सैंपल या फिर गुड स्टोलन, मतलब मैं मोबाइल का दुकान करता हूँ, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, क्या उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? जो परचेस करता है जीएसटी पे कितना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट बोल रहा है अगर मोबाइल चोरी हो गया तो आगे से जीएसटी नहीं आएगा। गवर्नमेंट पहले पहले पहला या फिर दूसरा लेक्चर में बताया था, अगर गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है, अगर आगे से हमको रेवेन्यू नहीं आ रही है तो हमको आपको जीएसटी नहीं देंगे। अगर आगे से हमको सर में रेवेन्यू नहीं आ रही है तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। तो ये मतलब अगर गुड्स स्टोलन हो गया है, भाई डिस्ट्रॉयड हो गया है, फिर रिटर्न अप कर रहे हो या फिर डिस्पोज अप कर रहे हो या फिर मतलब कोई भी फ्री गिफ्ट दे रहे हो, फिर सैंपल बेच रहे हो, मतलब ऐसे गिफ्ट में दे रहे हो, नया नया ओपनिंग हुआ है गिफ्ट फ्री सैंपल दे रहे हो, गिफ्ट में दे रहे हो, क्या इसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट बोलता है भाई आगे से कलेक्ट करके लेकर आओ एंड पीछे से लेकर जाओ। अगर ये चीज आप मतलब मुफ्त में दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, अगर ये चीजें आप फ्री में दे रहे हो देन इसके अगेंस्ट में आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे से जीएसटी अमाउंट कलेक्ट करके लेकर नहीं आ पाओगे। जैसे गुड्स व्हिच आर लॉस्ट, गुड्स स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स रिटर्न ऑफ, गुड्स डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट में दे रहे हो, गुड्स डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल्स में दे रहे हो, इसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? टैक्स पेड इन फ्रॉड केस एंड कॉन्फिस्केशन। जैसे मान लीजिए 74 हम बात करेंगे, 74 बात करते हैं कि पता है जब आप क्या आप कुछ मतलब इंटेंशनली विद द फ्रॉड माइंडसेट, फ्रॉड पर्पस से आप क्या किए, फेक इनवॉइस इशू किए, एक्चुअली गुड्स मतलब ना प्रोवाइड की सेल्स किए हो ना परचेज किए हो, कुछ नहीं किए हो, पर सिर्फ इनवॉइस इशू किए हो, या फिर फेक इनवॉइस इशू किए हो, गुड्स एक्चुअली 500 रुपया में खरीदे, 5000 रुपया की इनवॉइस इशू किए, क्या इसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? इसके अगेंस्ट में आईटीसी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? तो अगर सेक्शन 74 में आपके अगर रिकवरी शुरू होता है, जब हम पढ़ेंगे वो वाले चैप्टर फाइनल लेवल पे तो आपको समझाऊंगा। वो चैप्टर क्या बोलता है, अगर मान लीजिए रिकवरी कर रहे हो तो डिपार्टमेंट क्या होगा कि आप फ्रॉड किए हो, आप जानबूझ के इंटेंशनली टैक्स अमाउंट सरप्राइज किए हो, दबाए हो, डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जीएसटी अमाउंट जमा नहीं किए हो, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोसीडिंग शुरू करेगी अंडर सेक्शन 74 रिकवरी की, रिकवरी करेगी आपको फोर्सफुली, आपके रेट वगैरह करेगी, रिकवरी करेगी। अगर उस रिकवरी के टाइम मान लीजिए आपका 5 लाख रुपया जीएसटी अमाउंट कलेक्ट करता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ये बोलते हैं, ये प्रूव करा देता है कि आप 5 लाख रुपया जीएसटी देना था, आप नहीं दिए, अभी दीजिए, इंटरेस्ट के साथ दीजिए। और ये 5 लाख रुपया जो मैं पे किया, क्या इसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? क्यों? गवर्नमेंट बोला क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्यों छुपाए थे? आईटीसी नहीं देंगे। क्यों नहीं दिए? हम आईटीसी दे रहे हैं, भला कर रहे हैं, पहले बहुत सारा टैक्सेस लोग आप दे रहे थे, आईटीसी नहीं मिल रहा था, हम जीएसटी लेकर आए, आपको बेनिफिट प्रोवाइड किए, इसके ऊपर भी आपको आईटीसी नहीं दे रहे हो, तो आपको जो आईटीसी का बेनिफिट है हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप क्यों फ्रॉड किए बताओ? अगर आप 74 में रिकवरी के सेक्शन में अगर 74 में आपसे कुछ रिकवरी होता है, जो जीएसटी आप पे करोगे उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मोटा मोटी क्या हम सेक्शन 17 पूरा हम खत्म कर दिए, सेक्शन 16 खत्म हो गया, सेक्शन 17 भी हम खत्म कर दिए। एंड शुरू करेंगे सेक्शन 18 जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करते हैं। ये लेक्चर में नहीं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करते हुए चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा एंड आपको मजा आ रहा होगा लेक्चर में, जो अगर आपको सही में लग रहा है कि करण भाई आपको आपके लिए कुछ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप दोस्तों लोगों के साथ शेयर करिए एंड जो भी ग्रुप्स में आप लोग होंगे उसमें शेयर करिए एंड ज्यादा से ज्यादा ये लेक्चर को स्प्रेड करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ, उनको फायदा मिले एक्चुअली चीजें में फायदा मिले, क्योंकि ये मैं बहुत इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रोविजन आपको पढ़ा के हर चीज का लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन, जो भी डिटेल में जो भी सर्कुलर आया है गवर्नमेंट से, जो भी A to Z विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जा रहा है। तो ये जो बेनिफिट है आप अपने तक सीमित मत रखिए, आप दोस्तों लोगों के साथ शेयर करिए, इतना शेयर करोगे, जैसे बोलते हैं ना शेयरिंग इज द केयरिंग, आप शेयर करिए एंड भगवान आप किसी ना किसी तरीके से आपको मदद कर देंगे बाय एनी वे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, मजे करते रहो।
हैव ए नाइस डे।